हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिकेश अवस्थी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो कि ABL एजुकेशन क्लासेस है। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था 1857 का रिवोल्ट, जिसमें हम लोगों ने एक चीज़ को देखा था कि किस तरीके से एक फौजी ने या एक सोल्जर ने अपनी फ्रीडम को फील करते हुए और उसको एक्सप्रेस कर दिया था। उस एक एक्सप्रेशन की वजह से पूरी कंट्री के अंदर रिवोल्ट डेवलप हो गया, रेवोल्यूशन आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस, भाई अगर रेवोल्यूशन वर्ड की बात करें तो फ्रांस एक ऐसी जगह है, यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें रेवोल्यूशन का आइडिया मिला। ठीक, इंडियंस को रेवोल्यूशन का आइडिया वहीं से मिला और जो थिंकर्स आए धीरे धीरे करके इंडिया में, उन्होंने भी यूरोप के समय में जितनी घटनाएं घटी डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए, उनको ही एक मीडियम बनाया, एक चैनल बनाया जिसके थ्रू वो अपनी डेमोक्रेसी की डिमांड कर सके, अब वो अपनी फ्रीडम की डिमांड कर सके। तो आज हम लोग इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम अगर बता दे रहा हूँ दोबारा, अगर नहीं सुना हो तो दोबारा देख लीजिए। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ICSE बोर्ड की सेकेंड चैप्टर है बेसिकली है, और ये चैप्टर आगे आने वाले 2 चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे हर चीज़ के लिए एक सपोर्टिव फोर्स होती है, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कि चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की ज़रूरत है, उसी तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत है जो धीरे धीरे ही कोई कंट्री अपने अंदर अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, तो 1857 ने एक आइडिया दिया कि रिवोल्ट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी आज़ादी ले सकते हैं। मतलब पहली बार लोगों को ये फील हुआ कि वी आर स्लेव्स, हम गुलाम हैं। इस बात का पहला आइडिया तब लगा जब 1857 का रिवोल्ट होता है। नेक्स्ट, जब इस बात का आइडिया लग गया तो अब हमारा एक टारगेट होगा, वो क्या होगा? उस एक जो गुलामी है उससे अपने को आज़ाद करवाना। वो कैसे संभव है? उसके लिए फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है तब आप जाकर किसी भी बात की डिमांड कर सकते हैं। नहीं, आपको पॉलिटिकली एंड सोशली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी जगह पर अपनी बात रख पाएंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, पहली स्लाइड आपके सामने है। पहला पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है और यही एक एक पॉइंट अगर आप अपना तैयार कर लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और फर्दर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने चलते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा, बहुत बड़ा आइडिया होगा, जिसके बेस पे आप अपनी फर्दर स्टडीज़ को बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत गौर से देखिएगा। अगर आपको कहीं लगता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, और बहुत आराम से पढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनली वी आर इंडियंस। सो ठीक, चलिए पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज द ग्रोथ ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज द ग्रोथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी की सबसे बेसिक बात यही थी कि हमें ये फीलिंग आई कि वी आर स्लेव्स, और हमें क्या करना चाहिए? आज़ादी चाहिए। किससे चाहिए? जिसने हमें गुलाम बना रखा है। पर गुलाम उसने बनाया है इस तरीके से नहीं कि आप सीधे उसे लड़ें और उसे ख़त्म कर दें और कहें नहीं वी आर फ्री। नहीं, उसने आपको इस तरीके से गुलाम बनाया है कि आपको पॉलिटिकली बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बहुत सारे कन्वर्सेशन करने पड़ेंगे, बहुत सारी ट्रीटीज करनी पड़ेंगी, और उसी के बेस पे आप जाकर अपनी फ्रीडम की डिमांड कर सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड बात कहता है द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन हैपेंड इन फ्रांस। देखिए, वही बात मैंने बताई कि यूरोप में ही जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो यूरोप से हमें मिली है। मतलब हमने उसको यूरोप से देखा है कि यूरोप में कहाँ कहाँ पर क्या क्या फीलिंग आई, क्या क्या नेशनलिज्म की भावनाएं आई, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस बात को जाना कि नेशनलिज्म एक वर्ड होता है, डेमोक्रेसी एक वर्ड होता है। ठीक है,
अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के, आपके में वैसे तो यूरोप नहीं है, पर अभी आप में कंटेम्प्रेरी वर्ड है नीचे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बस समझना ये है, उसमें थोड़ा सा वॉइस का कुछ दिक्कत हुई है, और मैं सारे स्टूडेंट्स से इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि ये सब दिक्कतें आ रही हैं शुरुआत में। शायद सेटिंग करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर वाकई तारीफ़ करूँगा मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की, जैसे मुस्कान हैं, वेदांत हैं, इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं, निपुण हैं, इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सेटिंग में बताया है कि सर आप सेटिंग कैसे करिए, प्रॉपरली किस तरीके से आप करिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल तो होता ही है। पर थैंक यू दो स्टूडेंट्स विच, अब मेरे पास उसके लिए तो इतना शब्द नहीं है, पर हाँ ये है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत कुछ। पर चलिए, तो उस वीडियो को एक बार देखिएगा और सुनिएगा, सिर्फ लीड लगा के उस बात को सुनिएगा कि उस वीडियो में मैंने क्या बोला है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में क्या क्या हुआ, कौन कौन से ऐसे वर्ड थे जिनसे होते 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 स्टेप बाय स्टेप नेशनलिज्म तक यूरोप पहुंचा है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिए, नेशनलिज्म कभी भी पूरे वर्ल्ड को जो पूरा आइडिया दिया है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप ने दिया है, फ्रांस ने दिया है, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लेड द ग्रोथ ऑफ अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म, विच इज अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बात वही है, जगह अलग अलग है, लोग वही हैं, फीलिंग्स वही है, और सेंस ऑफ ह्यूमर वही है। ठीक है, अवेकनिंग ऑफ द नेशनलिज्म वाज सोशियो रिलीजियस फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ पीपल्स। सोशियो रिलीजियस फीलिंग मतलब सोशल तरीके पे, सोशली वो लोग कितना ज़्यादा सप्रेस किए जा रहे थे, और वही सप्रेशन सामने आया रिवोल्ट बन के, जैसा कि हम लोगों ने 1857 में देखा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द कमिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच गिव द पॉलिटिकल विजन टू द पीपल्स एंड द मोस्ट इफेक्टिवली बाय द रेवोल्यूशनरीज। द कमिंग ऑफ नेशनल कांग्रेस विच गिव द पॉलिटिकल विजन टू द पीपल्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिवली बाय द रेवोल्यूशनरीज। यहाँ वर्ड आता है रेवोल्यूशनरीज का, क्यों? देखिए, आप लोगों ने अभी अपने हाल में ही देखा है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने पुरानी बात है, जब एनआरसी और सीएए को लेकर एक विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट ने एक बिल पास करने की बात करी, तो ये हमारे इंडिया में एक बहुत खास बात हुई कि एनआरसी और सीएए पे तुरंत लोगों के विचार सामने आने लगे। कई जगह इसके विरोध हुए और बहुत एक दुखद घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई दिल्ली में। तो देखिए, किसी भी बात को कहने का कोई एक तरीका होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग गांधीज्म पे इस बात को कहते हैं कि नहीं, गांधी को भगत सिंह को नहीं रोक लेना चाहिए था, और नहीं सही बोलते हैं। आप कभी भी गांधी को पढ़ के देखेंगे, अगर आप बहुत डेप्थ में गांधी को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि गांधी और ब्रिटिशर्स के बीच में मुझे लगता है कि 20 से 25 बार इस तरह की बातें हुई हैं जिसमें गांधी ने बहुत कोशिश करी कि इनको हम बचा ले जाएं, पर फाइनली हम नहीं बचा पाए। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझ सकते हैं, जैसे एनआरसी, सीए, किसान बिल, या इतने कितने भी ऐसे बिल्स आए, आप अपने इंडिया में ही देखिए ना, कितने सारे ऐसे बिल्स आए। अभी आप अपने बोर्ड में ही देखिए, आपसे कहा गया कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, आप में से कितने बच्चे ऐसे थे जिनको ऑनलाइन के बारे में प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं मालूम थी, मोबाइल्स नहीं थे, फैसिलिटी नहीं थी, पर आप लोगों ने अपने को फाइनली एडजस्ट किया कि नहीं किया? तो एडजस्टमेंट करना ही एक सिविलियन का काम है, और गवर्नमेंट इस बात को हमेशा से जानती आई है, गवर्नमेंट कहीं की भी हो, उसे इस बात के बारे में मालूम है कि आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब एडजस्टमेंट कर लेंगे तो उसे पॉलिसीज़ को बाहर निकालने में, आपके सामने रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों के मन में भावनाएं बहुत स्पीड में बढ़ गई। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब डेवलपमेंट होगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब डेवलपमेंट होगा तो आप एक चीज़ पाएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेवलपमेंट के पीछे रीज़न भी यही था कि आप सीधे तलवार लेके वहां लड़ने नहीं जा सकते कि नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा, पर युद्ध कैसे करेंगे? पॉलिटिकली करेंगे। आप किसी भी चीज़ को अगर बोलना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है। आप किसी भी बात को गलत कहना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, आप अगर उसको यूज़ करेंगे तो आपकी बात को पूरी तरीके से सुना जाएगा।
जैसे कि सॉरी माफी चाहूंगा, जैसे कि आपने एक चीज देखी कि अगर एनआरसी और सीए को लेकर बात आई तो देखिए यहाँ पर भी दो तरह के लोग आ गए। पहले जो रोड पे आए और उन्होंने मारना पीटना काटना मारना सब शुरू कर दिया, पहला वो मुद्दा। अब इसको लोग, बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि गलत होगा तो हम विरोध करेंगे, हम विद्रोह करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो फिर वही हो गया कि कुछ भी हो, बंदूक लेके रोड पे निकलो, गोली मार दो और उसके बाद कहो भाई हम क्या करें, हमें गलत लगा था तो हमने कर दिया। तो ये कोई इसका रीज़न नहीं होता और ना ही ये इसका कोई सॉल्यूशन है। हाँ, आपके पास कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, आप कुछ भी करते, कितने भी आपको प्रदर्शन करने होते, आप क्या करते, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, दूसरी कोर्ट्स के पास जाते हैं, और वो दूसरे लोग थे जो गए। बहुत सारी कोर्ट्स में बहुत सारी अपील हुई, इन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया गया कि किसी तरीके से बिल पास हो ना हो और डाउन हो जाए। किसान बिल पे भी यही हुआ। अभी हाल में आप लोग न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं किसान बिल को लेकर बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है। ठीक है, ये एक हेल्दी नेशनलिज्म नहीं है। मुझे नहीं लगता, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इस बात को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग की विजन और थॉट दोनों है। अगर ये वो लोग भी सुन रहे हैं जो क्लास 10 से बिलोंग नहीं करते हैं, तो भी बात है कि हमें नेशनलिज्म का क्या एग्जैक्टली मीनिंग मालूम है, क्या हम एग्जैक्टली नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, भगत, चंद्रशेखर आज़ाद या इन सब लोगों ने जिस नेशनलिज्म को डेवलप करने की बात करी थी, क्या ये वही नेशनलिज्म है, या ये वो नेशनलिज्म है जो ये कहता है कि आप आइए, एग्रेशन दिखाइए और बिल्कुल पूरी तरीके से रिवोल्ट कर दीजिए, आप मारिए, हिंसात्मक तरीके से आप रिवोल्ट को करिए और आप जीतेंगे। ये कम्युनिज्म का वो रूप है जो मार्क्स ने बताया नहीं कभी, पर उसको लोगों ने फॉलो कर लिया, जैसा कि चाइना कर रहा है। तो चाइना को अगर आप देखेंगे तो चाइना सेम इसी तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट करके बैठा है कि आप अगर गलत करते हैं, जैसे माओ जेदांग ने 10 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को, लाखों लोगों को मरवा डाला। और ये माओ जेदांग जो थे वो चाइना के ही एक लीडर हुए। बेसिकली अगर उस लीडर की बात करें तो वो लीडर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी अपनी बायोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर एक बात यहाँ ये आती है, उसका एक कंसेप्ट आया, उसने क्या किया, लाखों लोगों को पहले मरवा दिया। क्यों? उसका ये कहना था कि ये इतने लाख लोग मेरे काम के नहीं है, ये मेरे लिए सपोर्टर नहीं है, ये कुछ भी है। उसने क्या किया, लाखों लोगों को मरवा दिया। और उसी समय पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये एक प्राकृतिक घटना की वजह से मरे हैं, एक नेशनल कैलामिटी की वजह से मरे, जबकि उस साल कोई नेशनल कैलामिटी नहीं आई थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट में क्या अंतर है। सरकार कितनी मजबूत होती है और कितनी मजबूत हो सकती है। तो फाइनली मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है कि कौन अच्छा है। ये तो अपने अपने विजन है, अपने अपने थॉट हैं, आपके अपने डिसीजन। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ इंडियन पीजेंट्स बाय द टफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अप्लाइड बाय द ब्रिटिशर्स। और ये बात मैंने आपको 1857 के रिवोल्ट में भी बताई थी, क्योंकि टफ पॉलिसीज एक बहुत खराब चीज है जो डेवलप होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर पॉलिसीज टफ है और पीजेंट्स के लिए अगर पॉलिसीज टफ है तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। यहां दो बातें हैं। देखिए, पहला पॉलिसी टफ है, हम लोगों के लिए पॉलिसी टफ है, आप लोगों के लिए पॉलिसी टफ है। टफ होना एक अलग चीज है, आप उसे कोप अप कर लेते हैं, बचा लेते हैं, अपने को संभाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। पीजेंट्स के लिए पॉलिसीज टफ हो गई तो वो फिर खाएंगे क्या भाई? उनको अपने लैंड का जो प्रोडक्शन था, अगर उसको 3/4 देना पड़े तो उसके लिए क्या प्रॉफिट, उसका तो घाटा है। तो ये दिक्कत थी, तो एक्सप्लॉइटेशन ही था ये। अब देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दे डू नॉट वांट टू प्रमोट इंडियन मार्केट्स एज अ फ्री इंडियन मार्केट, व्हाई दे आर सकिंग पॉलिसीज फॉर द इंडियन ट्रेडर्स। एक शक करने की हालत है कि इंडियन ट्रेडर्स को किसी तरीके से, पूरी तरीके से शक कर लो भाई। जब उनके पास इकोनॉमिकली वो डाउन हो जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि वो फिर अपने को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिकली। तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ थी। ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसीज़ को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा था। एक तरफ ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ला रहे थे लैंड रेवेन्यूज़ को लेकर, दूसरी तरफ ला रहे थे मिलिट्री रूल्स को लेकर। अभी आप देखेंगे एक घटना घटती है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो प्रेस को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, पर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को नहीं करेंगे, क्यों? उन्हें मालूम है इंग्लिश समझने वाली जनता हमारे देश में बहुत कम है।
बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ही बहुत प्रॉफिटेबल होगी चीज़ें, और धीरे धीरे करके मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सारा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुधार कर भी रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है तो मैं उसमें एफर्ट में कोई कमी नहीं रखूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरी भी है। दे प्रमोट द वर्किंग और प्रोडक्टिव क्लास फॉर देयर ओन प्रॉफिट। बात आई ना कि प्रमोट कर रहे हैं वर्किंग ऑफ द प्रोडक्टिव क्लास। अब वो क्या करते थे, कुछ ऐसे किसान जो उनको बहुत प्रॉफिट दे रहे थे, वो क्या करते थे, उनके साथ संधि करते थे, ट्रीटी करते थे। ट्रीटी किस बात की? ये ऐसी कोई ट्रीटियाँ नहीं होती थी जिसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम। ये ऐसी ट्रीटी होती थी बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मालूम होती थी जिनके साथ वो ट्रीटी हो रही। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, जैसे रजनीकांत की मूवी थी उसमें वो राजा बना हुआ था, लिंगा मूवी देखिए। उसमें एक चीज़ है कि उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डैम आप बनाइए पर हम इजाज़त नहीं देंगे आपको। इसका क्या मतलब होता है? डैम जब आपको बनाना है तो हम इजाज़त ही नहीं देंगे, तो डैम कौन बनाएगा? कोई ऊपर से उतरेगा, कहेगा लाओ बनाए? नहीं हो सकता। तो पॉलिसी क्या आई, आप अपना पैसा, और ब्रिटिशर देखिए कितनी जल्दी खुश हो गए, पैसा आपका, लेबर आपके, स्थितियां आपकी, पैसा किसका? रजनीकांत का। मतलब ये एक कैसी पॉलिसी है? अब इसमें देखिए दोनों लोग थे, एक जिसने बोला कि मैं डैम बनाऊंगा अपना पैसा लगाने के बाद, दूसरा पहुंच गया चापलूसी करते वक्त। एक तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे चापलूस हुए जिनकी वजह से ही इंडिया गुलाम बना। उन चापलूसों की तो मतलब इतनी टाइप की कैटेगरी है कि आप उसको समझ ही नहीं सकते। मतलब हर तरह से चापलूस बैठे हैं। और जहां बात आएगी कि कंट्री को लेकर बोलने की, वहां पर चुप हो जाते हैं लोग, अक्सर ऐसा है। तो अब आप लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, चीज़ों को देखिए, हिस्टोरिकली और सोशली सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बायस्ड नहीं होनी चाहिए आपकी सोच। ये बात बहुत मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ बायस्ड मत होइए किसी भी तरीके से, किसी एक पार्टी या किसी एक गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बायस नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, बहुत क्लियर कट है, मैं हिंदू हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी का ही सपोर्ट करूँगा या मैं कांग्रेस का करूँगा, मैं समाजवादी का नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम जो करेगा सपोर्ट उसका, जैसा काम वैसा सपोर्ट। तो डिपेंड करता है भाई, किसी की पॉलिसी अगर गलत है तो हम बोला जाएगा कि पॉलिसी गलत है, वो चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर मैं कुछ गलत पढ़ाऊंगा तो तुरंत आपका नीचे कमेंट आ जाएगा। जैसे अभी मेरी पिछली वीडियो में ओम ने कमेंट किया था कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हिस्ट्री कब से पढ़ाने लगे? तो मैंने वहां पर उसको जवाब भी दिया था इस बात का कि बेटा मैं एक टीचर हूँ, और बाय पैशन टीचर हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ, बाय पैशन टीचर हूँ। जहाँ पैशन आता है वहाँ प्रोफेशनली टीचर हो ही जाता है। तो प्रोफेशनल टीचर ही पैशन बना ले अगर, तो वो इतिहास बना देता है। ठीक है, तो अब हम इतिहास बनाएंगे कि नहीं, ये तो आप लोग पे निर्भर करता है। चलिए, दे प्रमोट द वर्किंग ऑफ प्रोडक्टिव क्लास। तो इसका आपने एग्जांपल देखा, लिंगा मूवी आप देख सकते हैं। प्रोडक्टिव क्लास थी तो सपोर्ट कर दिया। द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन एक्ट, ये भैया एक लॉर्ड लिटन आए, इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया। किस लिए? ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। क्यों? अब आप देखिए, आप फॉरेन से आ रहे हैं हमारे यहाँ, एक दरबार लगवा रहे हैं दिल्ली में, इतना पैसा खर्च करवा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? वो पैसा हमारे किसानों को लूटने के बाद ही तो आ रहा है। तो लूटने की प्रवृत्ति अगर आपकी है तो हम आपकी चीजों से कैसे खुश होंगे भाई? किस बेस पर खुश हो जाएंगे? नहीं खुश होंगे। इसके बाद इल्बर्ट बिल ले आए, उसके बाद आर्म्स एक्ट ले आए। आर्म्स एक्ट का क्या मतलब? भैया आप कोई हथियार नहीं रख, अरे मेरा मन मैं हथियार रखूं, मैं बोफोर्स तोप रखूं अपने घर में, क्या कौन मना करेगा? जैसे पुलिस के लिए एक बड़ा खराब रूल है कि अगर कोई अपराधी भाग रहा हो तो पहले उसे वार्न करिए, फिर उसके पैरों पे गोली मारिए, फिर उसे पकड़िए। अजमल आमिर का साहब को जब पकड़ा गया था, जब उसको हमारे फोर्सेस के लोगों ने पकड़ा, तो क्या कसाब ने पहले पैर पे गोली मारी थी? नहीं मारी थी। उसने गोली सीधे मारी, और इतनी मारी कि तुकाराम नाम था शायद उन कांस्टेबल का, और वो शहीद हुए।
क्या है ये रूल, ठीक है। रूल्स खराब लगते हैं, ठीक, वही चीज हुई, इन्होंने रूल्स बना लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया, कहा आप प्रेस की मदद से अपनी बात कह सकते हैं, पर कोई भी गवर्नमेंट विरोधी बात नहीं कह सकते। अरे भाई, जब हम बात कह रहे हैं तो गवर्नमेंट विरोधी बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जैसा कि इस समय रिसेंटली अफगानिस्तान में हो रहा है तालिबान के अंडर में, कि पीछे बंदूक लेकर खड़े हुए हैं और जो न्यूज एंकर है वो न्यूज पढ़ रहा है। अरे भाई, जब वो न्यूज पढ़ रहा है और आप पीछे बंदूक लेके खड़े हो तो वो न्यूज क्या पढ़ेगा भाई? बात समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर स्ट्रिक्ट है तो हम उसको संभाल सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर एक्सप्लॉइटेटिव है, कई बार क्या होता है, लोग इस बात को दोनों को एक ही मान लेते हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसी और एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी को एक ही मान लेते हैं, जबकि थोड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। एक्सप्लॉइटेशन बहुत खराब चीज है। तो लॉर्ड लिटन ने कैटलिस्ट की तरह काम किया, इतने सारे बिल्स और दुनियादारी पास कर दी, लोगों को गुस्सा आ गया और लोग फील करने लगे। अभी आप देखिए, यहाँ पर फील करेंगे, अभी ये रिवोल्यूशन नहीं करेंगे इस टॉपिक में या इस चैप्टर में, रेवोल्यूशन करेंगे अभी आपके फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में रेवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। द सोशल रिलीजियस मूवमेंट वर फॉट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इक्वालिटी। ये बात मैंने आपको बताई अभी कि लिबर्टी और इक्वालिटी को, सोशल इक्वालिटी को लेकर, भाई लिबर्टी हमें कुछ भी कहने की, बोलने की, कर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए, पर हम ये नहीं कहते कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी दे दें। देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी या फ्रीडम, इसमें इक्वालिटी तो ये बात बताती है कि बराबर होना चाहिए, पर लिबर्टी और जो आपका फ्रीडम है, ये दो वर्ड हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं लिबर्टी है भाई, लिबर्टी है भाई, फ्रीडम है। अरे, लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर होता है, समझिए। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम विद रूल, मतलब आपको फ्रीडम है पर आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन है। आपको फ्रीडम है पटाखे दगाने की, इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में आपने बम खोल के डाल दिया, कहा दिवाली हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गुलाल खेलने की आज़ादी है, रंग खेलने की आज़ादी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप 5 किलो का पेंट का डिब्बा लाते हैं, कहते हैं अपने दोस्त के ऊपर, कहते हैं होली हो। ये कोई रूल के साथ आप बंधे हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो पेंट छुड़ाएगा बैठ के और आपसे कहेंगे परमानेंटली हमने आपको रंग दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो द इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स वर फॉट बाय सम प्रोमिनिएंट लीडर्स। लीडर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले राजा राम मोहन रॉय, रिफॉर्म सोशल आएंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में सोशल रिफॉर्म्स जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सोशली हमको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सोशल से ही पॉलिटिकल होंगे और पॉलिटिकल से ही फिर फाइनली हम गवर्नमेंट बना पाएंगे अंडर द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, राजा राम मोहन रॉय क्या किया इन्होंने? ब्रह्म समाज डेवलप किया 1828 में। अब ये सबसे बड़ी ताकत थी भाई। देखिए, राजा राम मोहन रॉय आते हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, मतलब गिनती ही नहीं है देवी देवताओं की। अब इससे और फ्रीडम का या इससे और डेमोक्रेसी का क्या मतलब है भाई? देखिए, मुस्लिम्स कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, इनके आगे कोई कुछ नहीं। हिंदू कहते हैं राम ही राम एक है, इनके आगे कोई नहीं। सिख बोलेंगे सिर्फ नानक, क्रिश्चियन बोलेंगे सिर्फ जीसस। अगर ऐसा होता रहेगा तो कैसे आप एक हो पाएंगे भाई? अगर हमने आपको ये फील करा दिया कि सामने वाले ने आपके राम को गाली दी है, तो आप कहेंगे अरे 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 अरे, तो मामला गड़बड़ हो गया। किसी ने बोला अल्लाह को गाली दी है, तो राम कहेगा अरे 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 अरे, तो मामला गड़बड़ हो गया। लड़ाई की जड़ अपने आप बन जाएगी। तो पहली बात तो भगवान को एक करना, और सिंपल सी बात है यार, ये सब चीजें तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स में भी ये सब चीजें नहीं पाई जानी चाहिए, पर स्थिति जो है वो नो कमेंट वाली है। किसी भी टीचर से आज की तारीख में आप रिलीजियस आस्पेक्ट पूछेंगे तो वो उससे कहने से बचेगा। कोई भी इंसान से पूछेंगे वो भी कहने से बचेगा। क्यों बचेगा? स्थिति बड़ी गड़बड़ है। लोग समझना नहीं चाहते, पढ़े लिखे हैं पर समझना नहीं चाहते कि रिलीजन और ईश्वर कहाँ है कहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। इसको समझने के लिए आपको
ये आपकी पर्सनल फीलिंग है, वो फीलिंग सोसाइटी में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं तिलक लगाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको रिलीजियस समझाऊंगा, रिलीजियसली अपनी तरफ मोल्ड करूँगा। ये संभव नहीं है और ना ही ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों? ये मेरी अपनी फीलिंग है, पर्सनल मेरा डिसीजन है, पर्सनल मेरी चॉइस है। ठीक। तो स्वामी या राजा राम मोहन रॉय ने ये बात बोली कि भैया भगवान एक ही है, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की डेवलपमेंट किया, जिसमें बोला गया कि मोनोथिज्म, जैसे हमारे यहाँ पॉलीथिज्म चलता है, मतलब हम पूरी तरीके से बहुलवादी भगवान वाले हैं, हमारी देवी देवता बहुत सारे। इसके बाद इन्होंने बोला, कंडेम किया आइडल वर्शिप एम्फेसिस ऑन प्रेयर्स। आइडल वर्शिप के बारे में इन्होंने बोला कंडेम। प्रेयर और मेडिटेशन पे जोर दिया कि आप एक काम करिए, आंख बंद कर लिए और ईश्वर को याद करिए और आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ना कि ऐसा है कि मेरी इस भगवान की मूर्ति अच्छी है, तुम्हारे इस भगवान की मूर्ति खराब है, तुम्हारे यहाँ ये प्रथा है, तुम्हारी प्रथा गलत है, हमारी प्रथा सही है। प्रथाएं कोई सही कोई गलत नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है उसको माना कैसे जा रहा है, उसको मानने वाले लोग कैसे हैं, ये डिपेंड करता है। इसके बाद कहते हैं कैंपेन फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती। सती बहुत खराब चीज़ थी, जिसमें एक फीमेल को जलती हुई चिता में बैठा दिया गया। तो ये कोई लॉजिकल कंडीशन नहीं है और ना ही होनी चाहिए थी कि अगर हस्बैंड खत्म हो रहा है तो उसकी वाइफ को जाके चिता में बैठा दिया। ये कहाँ की अकलमंदी है भाई? हमको तो नहीं लगता। आज का समय तो ऐसा हो चुका है कि महिलाएं और पुरुष या मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल हैं और दोनों प्रोडक्टिव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फीमेल्स के अंदर जो फोकस होता है वो मेल्स में कम पाया जाता है। मेल्स के अंदर जो मतलब फोकस बिगड़ता है बार बार। क्यों फोकस बिगड़ता है भाई? उन्हें अपने टारगेट्स, अपने एम्स नहीं याद रहते, पर फीमेल्स को अपने टारगेट, अपने एम याद रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, अब एक नया वर्ड आ जाएगा, अरे गुरु तो फीमेल्स का वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है भैया। ये एक बात है जो काफ़ी समय तक हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश करी गई और फाइनली हम लोग सक्सीड हुए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल्स की एंट्री दे दी। अगर इसमें आप में से कोई भी फीमेल हो तो प्लीज़ लाइफ में एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट हुई है कि आर्मी में फीमेल्स को जाने की एंट्री मिली है। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा और जब आपको मेरा सपोर्ट चाहिए हो बताइएगा, मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की गाइडेंस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी हेल्प हो। ठीक है, चलिए। तो अब ये एफर्ट सक्सेसफुल कैसे हो पाया कि जो सती की प्रथा को खत्म किया गया, कैसे हो पाया? वो विलियम बेंटिक ने बहुत काम किया इसमें लिए। क्यों? विलियम बेंटिक ने 1829 में इस बात को करा कि प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल है और पनिशेबल लॉज है। क्यों भाई? विलियम बेंटिक एक बात जानते थे कि सपोर्टर्स को अपनी तरफ करो, और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल फीलिंग भी रही होगी, ये तो कोई देखने जा नहीं रहा। क्यों भाई? देखिए, हर एक अधिकारी जो ब्रिटिशर्स के समय में रहा वो ये भी जानता था कि हमें अगर रूल करना है तो हमें बहुत समझ के रूल करना है, वही चीज़। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ की डेवलपमेंट करी? आर्य समाज। ये भी वही रिलीजियस बात करते थे कि मतलब भगवान और ईश्वर और एकतावाद, इस तरीके से एकात्मवाद, यूनिटी। ईश्वर्स में मतलब ईश्वरों में कह दिया जाए कि भैया एक ही भगवान है, उसको या पानी वही आपको रास्ता दिखाएगा, और सच में एनर्जी है सब और ईश्वर है जैसा माने। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, वही सेम। और उन्होंने एक बात देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि रामकृष्ण मिशन के अंडर में उन्होंने बोला कि जो मतलब यंग लोग हैं वो फुटबॉल खेलने जाके, अरे यार ये बड़ी बात है ना कि कितना रिलीजियस आदमी वो कह रहा है कि एक यंग लोग जो है वो फुटबॉल खेलें, वो मंदिर में घंटे मत बजाएं और बैठ के ध्यान मुद्रा में ना बैठे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का डेवलपमेंट किया। ठीक है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का डेवलपमेंट किया। तो रामकृष्ण मिशन के डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये बात करी कि जो वहाँ के लोग हैं या जो जितने भी लोग हैं वो उस बात को फॉलो करें कि वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएं। कैसे होगा? आप चीज़ों को पढ़िए, आप फिजिकली स्ट्रांग बनिए। ठीक है, तो ये विवेकानंद ने समझा। इसके बाद आते हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने क्या किया? सत्य शोधक समाज का डेवलपमेंट किया। इन 1854 इस्टेब्लिश्ड द सत्य शोधक समाज। और वो किस लिए भाई? उसके पीछे उनका क्या रीज़न था?
कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ का डेवलपमेंट किया। भाई एक मिनट, सत्यशोधक समाज को जो देखिए हमारे यहाँ एक कैटेगरी पाई जाती थी अनटचेबल्स की। तो अनटचेबल्स की वो कैटेगरी थी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। क्यों किया जाता था? कास्ट में उनको सबसे नीचे माना गया। जैसे कास्ट जो वर्ण सिस्टम था, ये जो कास्ट सिस्टम था, जिसमें देखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनको बहुत वो शूद्र होते थे और उनको अनटचेबिलिटी की वजह से लोग समाज में रहने भी नहीं देते थे ढंग से। जैसे पानी नहीं पीना है आपको इस कुएं से, इस रोड से आपको जाना नहीं है, आपको जो बार्बर होगा वो आपके अलग होंगे, जो जहाँ से आप सामान लेते हैं वो अलग होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस थी, ठीक। तो इस कंडीशन की वजह से ज्योतिबा फुले ने ये बात करी कि अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करते रहेंगे, हम अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे, तो हम सोशली एक नहीं हो पाएंगे। अगर सोशली एक नहीं हुए तो हम पॉलिटिकली एक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनली फिर वो जो पार्टियां बनेंगी वो अलग अलग बन जाएंगी। भाई एक बनेगी मुस्लिम सपोर्टर, एक बनेगी अनटचेबिलिटी सपोर्टर, एक बनेगी जो अपर क्लासेस हैं उनके सपोर्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी हिंदू और ठाकुर, एसपी मुस्लिम, कांग्रेस मुस्लिम, बीएसपी अनटचेबल या सो कॉल्ड दलित। अब आप देखिए कितने सारे डिवीजन हो गए। क्या इन सारी डिवीजन की जरूरत थी? नहीं थी। जिस चीज को बचाने के लिए हमारे रेवोल्यूशनरीज ने उस समय बातें करी, वही चीज आज सामने आई। तो ये इसी चीज को एक करने की कोशिश थी कि ऐसा ना हो, तो इसलिए ज्योतिबा फुले ने ये काम किया और एक ऑर्फनेज डेवलप किया। भाई जो विडो पर्सन्स हैं, विडो फीमेल्स हैं, उनके सपोर्ट के लिए एक ऑर्फनेज डेवलप किया और बोला कि भाई ठीक है, ये जो फीमेल हैं अगर ये विडो हो जाती हैं तो इनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे ऑर्फनेज में रह सकती हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकती हैं, ठीक। चलिए अब देखिए लिखा हुआ है इन 1873 फॉर मेंटेनिंग द सोशल जस्टिस, ठीक है, जस्टिस और वो भी सोशली। क्यों? अगर सोशल जस्टिस होगा तभी हम पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक। फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन सोसाइटी के कौन होते थे? जो अनटचेबल होते थे या फीमेल्स होती थी, ये सब वीकर सेक्शंस थे, क्योंकि इन पे इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था और वो भी डेली हैरेसमेंट होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी के लोग भी करते थे, मतलब अपने ही देश के लोग भी बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। एंड ऑल्सो पाइनियर्ड द विडो रिमैरिज मूवमेंट इन द महाराष्ट्र एंड एजुकेशन फॉर वुमेन्स। देखिए विडोज की रिमैरिज होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया। देखिए दो ऐसे एस्पेक्ट थे जिनको सोसाइटी से खत्म किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना। पहला सती और दूसरा विडो रिमैरिज। अगर ये दो एक्ट आज तक लागू होते तो आप ये समझ लीजिए कि आधे हिंदुस्तान में लोग खत्म हो चुके होते इस कोविड के टाइम पर। अंदाजा लगा के देख सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद प्रोक्लेम दैट द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ब्रिटिशर से सामने कल्चर को जो सुपीरियर दिखाया। एक घटना हुई थी जब ये गए थे, शिकागो गए थे, तो वहां पर एक इंसान जब बुक लेकर आया तो हुआ क्या कि रामायण नीचे रखी थी, इंग्लिश लिटरेचर ऊपर रखी थी। तो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया का टेक्स्ट इतना इंफीरियर है कि वो बुक्स के लाइन में भी सबसे नीचे रखा हुआ है। तो विवेकानंद ने उत्तर दिया कि रामायण रखी थी, श्री रामचरितमानस थी, तो देखिए रामायण भी इसके नीचे रखी हुई है क्योंकि वो बेस है। अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी ऊपर बिल्डिंग अच्छी होगी। तो देखिए मतलब आप समझ सकते हैं ना कि अपने कल्चर को ऊपर दिखाने के लिए, अपने कल्चर को अच्छा समझाने के लिए, या जो कल्चर है उसको सही समझाने के लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से उन्होंने उस बात को रिप्रेजेंट किया कि हमारा कल्चर सुपीरियर है भाई। और ये बात तो सत्य है, तो आप भी मानते हैं कि इंडिया इज ग्रेट एंड इंडियंस आर ग्रेट। कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिना पैर वाली महिला एवरेज कर सकती है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम एंड द एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। भाई जब कास्ट सिस्टम था उसको हटाने की कोशिश करी गई और अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, सती प्रथा को खत्म करने पे बात करी गई, विडो की रिमैरिज करने की बात करी गई।
और ये सब किस लिए? क्योंकि एक्सप्रेस करा गया आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट यूज स्लोगन स्वराज। पहली बार जो स्वराज था, मतलब हम पे हमारा राज, ये पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको रखा। और रेज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। अब आज के टाइम में इसको बदल दिया गया है कि भारत हिंदुओं के लिए है। अरे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ से देखना स्टार्ट करिए कि जितनी बातें आज आपको दिख रही हैं, आने वाले समय में या जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातों में इस बात को रखती हैं, वो देखिए क्या कहती है। जिन लोगों ने इंडिया का फ्रेम करा, जिन्होंने इंडिया को फ्रेम किया, उन्होंने बोला इंडिया फॉर इंडियंस। किसी एक ने बोला इंडिया फॉर हिंदू, या इंडिया फॉर मुस्लिम, या इंडिया फॉर बौद्ध या जैन या क्रिश्चियन या एटसेट्रा, नहीं बोला। आज बोला जाता है इंडिया फॉर हिंदू, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम। बात खराब है, पर क्या करा जाए, सुधारा भी नहीं जा सकता। हाँ, आप लोगों में वो ताकत है कि बेसिक लेवल से अगर आप अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फॉलो करना बंद कर दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस बात को फॉलो तो नहीं करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो इन सब बातों को फॉलो करते हैं। ये मेरा बहुत समय का एक्सपीरियंस भी है, जो मैंने देखा है, थोड़ा फॉलो करी जाती है चीज़ें। हाँ, अपना कल्चर सुपीरियर फील करना बहुत ज़रूरी है। आप इंडियन है, इस बात पे फील करना बहुत ज़रूरी है, इस बात पे गर्व करना बहुत ज़रूरी है। पर इस बात पे आप नहीं फील कर सकते कि नहीं आप हिंदू हैं पर मुस्लिम गलत है, मुस्लिम अच्छा है हिंदू गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब सुपीरियर है। द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स वर अमृत बाजार पत्रिका। आप देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट स्टार्ट होगा। आपको अपनी बात कहनी है तो आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर की बेस, एक आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेंगे। पर न्यूज़पेपर भी अगर बायस्ड हो जाए तब क्या करेंगे? जैसे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स थे वो बायस्ड थे, क्योंकि वो ब्रिटिश पॉलिसीज को बताते थे। जैसा कि आज है, आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारे ऐसे, जैसे जी न्यूज़, आज तक, एबीपी, इंडिया टीवी, इस तरह की कितने सारे न्यूज़ चैनल। पर हम लोग क्या कहते हैं, कोई ना कोई एक, जैसे हम लोग के घरों में भी ये पाया जाता है कि हम लोग किसी न किसी एक चैनल पे फोकस्ड होते हैं। कहते हैं उसकी खबर ज़्यादा सही है, इसकी खबर कम सही है, ये ज़्यादा बोलता है, वो कम बोलता है, वो सही बोलता है, ये ज़्यादा बोलता है। बायस्ड है, इक्वल राइट इक्वली इंडिपेंडेंट। तो अब देखिए, द बंगाली, द ट्रिब्यून, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेट्समैन in English. There are some other newspapers work are in regional languages, and they also very important role played, very important role. They also played, सही कर दे रहा हूँ थोड़ा पीपीटी को, played very important role in the awakening of the feeling of nationalism. अब एक बात बताइए, मैंने एक बार आप अभी इसके पहले भी बताया था कि अगर हमारे यहाँ कोई हमारे ही स्टेट का लोग इंसान बैठा हो बगल में तो हमको ज़्यादा अपनापन फील होगा। ये एक नेचुरल है और इसको आप हटा नहीं सकते। वो रीजनल जो डिफरेंस होता है ना, वो पता चल जाता है। रीजनली सबको एक करना बहुत ज़रूरी था, और उसलिए न्यूज़पेपर्स को भी डेवलप किया गया रीजनली। जैसे महाराष्ट्र में कुछ पेपर निकले वो मराठी में थे, बंगाल में निकले वो बंगाली में थे, इस तरीके से। पर कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो इंग्लिश में थे, तो उनको वो लोग पढ़ते थे जो इंग्लिश जानते थे, जो एजुकेटेड थे। और एक बात अभी आप उसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फाइनली ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इंडियंस को एजुकेट होने ना दिया जाए। अगर इंडियंस एजुकेट नहीं होंगे तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। As Raja Ram Mohan Roy was a pioneer of political movement in India, because Indians is important the presence of political party. अब इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को शो कर रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड कौन सा आ गया है, 1838 या 18, अभी आप पढ़ के आए 28 या जितना भी टाइम पीरियड पढ़ा है। अब आप देख रहे हैं ना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े टाइप से लोगों को मालूम पड़ रहा है, और ये वो टाइम है जब रैशनलिज्म का ग्रोथ हो रही है। इसके बाद ही 1857 का रिवोल्ट होगा। अब आपने जब पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट, तो आपने देखा था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मैंने आपको बताया था कि बहुत कुछ हुआ था उस बीच। वही देखिए चल रहा है कि राजा राम मोहन रॉय ने पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करी थी इंडिया में, बिकॉज इंडियंस
ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम की इम्पोर्टेंस को फील करना शुरू कर दिया था। और जो पहली सोसाइटी बनी कोलकाता में, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, 1838 में डेवलप हुई। तो ये बात हो गई ना, जब सोसाइटी डेवलप हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि लोगों के अंदर विचार बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर फीलिंग्स बढ़ रही हैं। जब फीलिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एक्सप्रेस करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे ये आप नहीं कह सकते। अब देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंडन 1866, 1857 के बाद हो गया है। नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इंडियंस की नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वो दादा भाई नेहरू ने बोला था, जो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड करी गई लंदन में, उसमें दादा भाई नेहरू ने बोला, आई फेल्ट दैट एज ब्रिटिशर्स आर वेरी जस्टिसफुल। ये उनको लगता भी था। क्यों लगता था? भाई फॉरेन के पढ़े हुए थे, यूरोप देख चुके थे, फॉरेन देख रहे थे तो लगता था। और उसमें एजुकेशन की मात्रा थोड़ी अलग थी, या एक फील आ जाता है कि हम थोड़े सुपीरियर है। जैसे होता है कई बार आप लोग के अंदर भी एक चीज़ पाई जाती है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में वो दम नहीं होती है। ये चीज़ आपके अंदर पाई जाती है। जैसे अगर मानिए कोई सीएमएस का बच्चा है तो उसके लिए अमीनाबाद इंटर कॉलेज या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत रिस्पेक्ट नहीं होती। आप पढ़ रहे हैं 1857 की घटनाएं, मैं आपको आज 2021 के हिसाब से जोड़ के बता रहा हूँ। अगर आपके आसपास कोई भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो आप उनको कभी भी देखिए, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी बच्चों के लिए कि आप बोलेंगे कि हाँ वी आर इक्वल्स। नहीं, क्यों? देखिए, वो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वो थोड़े से डाउनग्रेड है। तो फीलिंग तो आएगी कि हमारे बराबर नहीं। जब हमारे बराबर नहीं है तो इनमें हमारे बराबर की बुद्धि भी नहीं है, इनमें हमारे बराबर का स्टेटस भी नहीं है। खराब चीज़ होगी। हम इक्वली स्ट्रांग नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम इक्वल नहीं हो सकते और हम यूनाइट नहीं हो पाते। ऐसा ही कुछ हो। तो अब कुछ ऐसा पॉलिटिकल चैलेंज डेवलप होना चाहिए जिससे हम ब्रिटिशर से सीधे टक्कर ले सकें। कहें कि देखिए, अगर आपको हमसे बात कर रही है तो आपको हमसे एक पायदान नीचे आके बात कर रही है। सबसे पहली बात, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल साहब, इन सब लोगों ने बोला कि अगर आपको बात करनी है तो आपको नीचे उतर के बात करनी होगी हमसे। आप हमसे एक पायदान नीचे उतरिए, फिर हमसे बात करिए कि आप सही हैं कि हम गलत हैं। भाई ब्रिटिशर्स के सामने जब इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे हमारे रेवोल्यूशनरीज ने, तो उनको ये बात का फील करवा दिया था कि आप हमसे नीचे हैं, आप हमसे नीचे ही रहेंगे। क्यों? आप हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हैं। बड़ी बात, वही चीज हुई। एज द रिक्वायरमेंट, 7th पॉइंट है, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम डिमांड्स, द इंडियन एसोसिएशन वॉज मेंट टू बी एन एंड and all the Indian movement headed by the Surendranath Banerjee. This association is combined of the lawyers, professional, educated, middle class members. ठीक है। अब देखिए, इस बात की संभावना क्यों बढ़ गई? इतने तरह के लोग आपके सामने क्यों आने लगे? अभी तक नहीं आ रहे थे। क्यों आ गए? वो इसीलिए आ गए क्योंकि अब लोगों को एक चीज समझ में आ गई थी कि 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। तो अब क्या होना है? 1857 का रिवोल्ट होने की वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म फील डेवलप कर गया था। तो प्रोफेशनल भी बात कर रहे थे कि क्या गलत है क्या सही है। जो लोकल लेवल के लोग थे वो भी बात कर रहे थे क्या सही है क्या गलत है। लॉयर्स भी बात कर रहे थे और टीचर्स तो सबसे ज्यादा बात कर रहे थे। एंड दिस स्टार्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम and all the peoples of India. The launch actions against oppressive acts. Oppressive भाई, जो अब ब्रिटिशर्स हमें दबा रहे थे, अब इंडियंस उसका रिपोज कर रहे थे। भाई रिवोल्ट कर रहे थे, कैसे? अपोज करके कि भाई आप गलत हैं। ठीक है। तो जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब रोका गया तो ब्रिटिशर्स को एक बात समझा दी गई कि आपने बहुत गलत बात करी है कि इंग्लिश को आपने सुपीरियर दिखाया है और बाकी आपने रोक लगा दी है कि आप वो बात कह सकते हैं जो आपको सही लगे। सुनेंगे आप वही जो आपको सही लगे, जैसा कि मैंने अफगानिस्तान में बताया आपको। और इन सब चीज़ों का इफेक्ट इतना पड़ा कि आईसीएस, जो आज का आईएएस का एग्ज़ाम है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक जो एग्ज़ाम है वो पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था। अब आप ये बताइए कि 19 साल का इंसान किस तरीके से जाके अपने को क्वालिफाई करवा पाएगा। तो एज लिमिट बढ़ी, थोड़े दिन बाद एज लिमिट आपको बढ़ती दिखेगी। अभी एज लिमिट कम है,
21 से 19 करी गई। पर इसका इफेक्ट ये हुआ जब हमारी कांग्रेस का डेवलपमेंट हुआ या जो एसोसिएशन का डेवलपमेंट हुआ, तो इस पॉलिसी पे दोबारा ध्यान दिया गया और अब इंडियंस को भी आईसीएस का एग्जाम देने का मौका मिला, वो भी कहाँ पर, इंडिया में। पहले बाहर जाना था आपको, लंदन में, अब आप इंडिया में बैठ के एग्जाम दे पाएंगे। तो ये इतना मूवमेंट जो किया गया उसका इफेक्ट था। एज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 8th पॉइंट, एज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता was given the idea of the formation of Indian National Congress. Who given the idea of formation of Indian National Congress? तो अभी आप देखेंगे for where, तो आप याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता, ठीक, 1885 में। और इसके साथ में व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब लोग अपने अपने एसोसिएशंस को बहुत मजबूत कर रहे थे। इन सबसे आइडिया मिल रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल चैनल एक होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 को सारी एसोसिएशन मर्ज होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, और जिसमें सपोर्ट करते हैं A.O. ह्यूम। क्यों करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। करते क्यों हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके थे, उनके पास नॉलेज बहुत थी, एक्सपीरियंस बहुत था। बस उसी नॉलेज एक्सपीरियंस का फायदा भारतीयों ने उठा लिया। अब आप समझ लीजिए, भारतीय कलाकार तो थे ही। Indians are capable of doing anything. 9th पॉइंट क्या था, द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडिया सरेंडर। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड जस्टिस रनाडे लवलीली गॉट हेल्प फ्रॉम द रिटायर्ड मेंबर ऑफ आईसीएस। जैसे जो आईसीएस से रिटायर होते थे उनकी भी हेल्प मिलती थी। क्यों मिलती थी, देखिए ये मैंने आपको बताया ना, आईसीएस के लोग क्या करते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पॉलिसीज को किस तरीके से डेवलप करना है और किस तरीके से उनको सर्वाइव करना है, तो उस पर बात करते थे ये लोग, और इनको हेल्प मिल जाती थी। अब ये सारे नाम जितने हैं सब पढ़े लिखे नाम है भैया, और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो फॉरेन में पढ़ के आए। तो फॉरेन में पढ़ने वाले लोगों का जो इंटरेक्शन होगा वो वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुई है। जो इंटरेक्शन हो रहा है तो सपोर्ट मिलना तो तय है, क्योंकि जब साथ में आप बैठ के चाय नाश्ता करेंगे तो आप धीरे धीरे लोगों को समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कारण भी क्या था, कांग्रेस का डेवलपमेंट इसलिए भी हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो अटेंशन था वो इंडियंस की तरफ लाना भी जरूरी था कि आप गलत कर रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि किसी पॉलिटिकल बात या किसी भी पॉलिसी को आप अगर सीधे डिनाई करेंगे तो वो गलत होना है, आपको उसे डिनाई करना पड़ेगा, पर विद द प्रॉपर चैनल and same done by the Congress, which the formation of Indian National Congress, which is the political channel to represent the ideas of Indians in front of Britishers, that what they are doing, and अगर हम बात करें इस आइडिया को पूरी दुनिया में भी बताना था कि exactly what is going on in India by the Britishers, and if the Britishers are the masters of the Indians because of the colonial rule. इंडिया कॉलोनियल रूल में है, वो गुलाम है पर पॉलिटिकली गुलाम है, समझ रहे हैं, वो पॉलिटिकली गुलाम है। तो पॉलिटिकली गुलाम होने एक अलग चीज है भाई, आप कॉलोनी बना के रखें, आप हमारा एक्सप्लॉइटेशन जिस रेट से कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ड्रेनेज हो जाएगा, पूरी सोसाइटी का ड्रेनेज हो जाएगा, आप हमारा इकोनॉमिक्स भी ड्रेनेज कर लोगे। वही किया, सब कुछ तो लूट के ले गए, बड़े खुश होते हैं हम लोग यार। क्या बना के गए, रेलवे बना के गए। अब देखिए, प्लेग आया 1885 में पुणे में, तो मीटिंग जो थी वो बदल के रख दी गई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, और यहीं 1885 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो कलकत्ता के थे, इनकी सजेशन पे या ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के कहने पे सब कुछ चेंज होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है इन 28 दिसंबर 1885, विच इज पॉइंट 10। 11th पॉइंट, वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल। मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिशर्स इस बात को चाह रहे थे कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस बने तो पॉलिटिकली ये लोग स्ट्रांग हो जाए, पॉलिटिकली ये लोग बात करें। अब हम क्या करेंगे,
इनसे पॉलिटिकली बात कर देंगे। जब हम इनसे पॉलिटिकली बात करते रहेंगे तो इनके दिमाग में कोई क्रांतिकारी आइडिया डेवलप ही नहीं करेगा। इनको मॉडरेट लेवल पे चलाते रहेंगे कि हाँ भाई चलो 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 चाय पीते हैं, बात करते हैं, हाँ हाँ कल हम ये काम आपके लिए जरूर करेंगे। वही काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे, कांग्रेस के साथ बात करते थे, उनको तसल्ली देते थे और फाइनली आगे बढ़ जाते थे। और होता क्या था, कुछ नहीं। तो 12th पॉइंट, अंडर द लीडरशिप ऑफ विमेश चंद्र बनर्जी द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन जो है मैंने स्लाइड के लास्ट में डाल रखे हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ विमेश चंद्र बनर्जी पहला सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो डिसाइड करता है कि फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने हैं किसके बीच में, वर्कर्स, और राइज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, राइज द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी बिफोर द गवर्नमेंट। नेशनल यूनिटी की जो एक विचारधारा है उसको डेवलप करा गया और जो वर्कर्स थे उनको एक करने की बात करी, क्योंकि सारी ताकत तो वर्कर्स के पास ही होगी, ठीक। अब पब्लिक ओपिनियन वर्कर्स ही देंगे, भाई सारे तो वर्कर ही हैं, पूरे इंडिया में वर्कर ही वर्कर तो हैं, और है कौन, तो वर्कर्स का ही तो ओपिनियन डेवलप करेगा, वैल्यू होगी। विच वॉज हेल्ड एवरी ईयर इन द दिसंबर, और कांग्रेस का हर बार सेशन जो होता था दिसंबर में ही होता था। अब पहला सेशन जो था वो किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद चार्लू एंड जस्टिस रनाडे, इन्होंने डेवलपमेंट किया था या इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन ऑफ कांग्रेस में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, 14th पॉइंट, द 23rd सेशन ऑफ कांग्रेस एट सूरत इन 1907 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जब सूरत में 1907 में जो 23rd सेशन होगा वो प्रेसिडेंटशिप होगी किसकी, रास बिहारी घोष की, और डिस्प्यूट हो जाएगा क्यों, अभी देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फाइनली आपने एक चीज देखी कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कांग्रेस ने एक चैनल की तरह काम किया, जो चैनल थी क्या, जिसकी बेसिस पे ये बात करेगी कि फाइनली नेशनलिस्ट जो होंगे वो ऐसा कुछ करेंगे जो हमारा जो रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा उसको सप्रेस करके रखेंगे। पर फाइनली एक चीज देखी गई कि कांग्रेस ने सप्रेस करने की जो पॉलिसी थी उनको बहुत ज्यादा लोगों के सामने रखा ही नहीं। क्यों भाई, जो मीटिंग्स होती थी वो एक रूम में होती थी या एक हॉल में होती थी, तो इंडियंस को सप्रेस करने की सारी पावर तो ब्रिटिशर्स के पास ही थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल चैनल की तरह बात कर रहे हैं। और उसी चीज को अपोज करा जब पूरी दुनिया के सामने, वो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, तो उनको क्या किया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। और उसी समय पर कांग्रेस ने बात बोली थी कि ये जो रेवोल्यूशनरीज है दे आर टेररिस्ट। ये बात कांग्रेस के मुंह से निकली कि जो टेररिस्ट हैं या जो हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, वो टेररिस्ट हैं। अब आप इस बात से अपने आज की स्थितियों को जोड़ सकते हैं, जो हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए वो टेररिस्ट हैं। तो आज अपने आप समझ लीजिए कि क्या है और क्या नहीं। तो यहां से स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिट किया जाएगा कांग्रेस में भी स्प्लिट हो जाएगा और एक मॉडरेट और एक अर्ली नेशनलिस्ट में आ जाएंगे। तो देखिए, इट वॉज ओनली इन 1916 दैट द टू विंग्स ऑफ कांग्रेस वर यूनाइटेड। और लखनऊ सेशन में क्या होगा कि दोनों जो सेशंस होंगे या जो दोनों फील्ड्स होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी और फिर से कांग्रेस थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगी। पर बाद में फिर कांग्रेस का टूटना तय है। 26 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1912 में होता है। नेशनल एंथम जन गण मन को सबसे पहली बार गाया गया था। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज और द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिस्कस्ड इन 1929 इन लाहौर 44th सेशन ऑफ कांग्रेस। लाहौर में जो सेशन हुआ था 44th, वहीं पर एक होने की बात करी गई और इसी के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा गया था। और इसी के वापस लेने के बाद भगत सिंह का राइज होता है, या आप कह सकते हैं कि लोगों को धक्का लगता है, इतना बड़ा मूवमेंट वापस ले लिया गया। रेवोल्यूशनरी सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट किए गए थे पहली बार प्रेसिडेंट 1938 में 55th हरिपुरा कांग्रेस सेशन में। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको याद रखना है। 31st सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1916 इन लखनऊ बाय अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिएगा, लखनऊ में 1916 में जो सेशन हुआ था उसको हेड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, और 1916 में हुआ था कहाँ। तो आज आपको एक बात समझ में आई होगी कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ये एक फैक्टर है या एक कॉज है, आप इसको किसी भी एंगल से ले सकते हैं।
फाइनली क्या मोटिव क्या है? डेमोक्रेसी को डेवलप करना और यूनाइट करना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट्स में इस बात को ज़रूर बताइएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो इंपॉर्टेंट बातें लगी उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस चैप्टर के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज़ फर्स्ट फेज। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।